Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 सितंबर 2023 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे दीपक यादव एजुकेशन प्लस वाले चैनल पर मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारे पास में 2 चैनल्स हैं, एक है दीपक यादव एजुकेशन और दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन प्लस। प्लस वाला वो चैनल है जो कि अभी आप देख रहे हो। दोस्तों जो पुराना वाला चैनल है ना, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हमको एक बैकअप चैनल भी क्रिएट करना पड़ा है। तो अब से जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो है वो डेली बेसिस पे इसी चैनल पर आया करेगा। मंडे टू संडे लगातार ये वीडियोस आपको 5 बजे मिल जाया करेंगे। तो आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करके अच्छे से पढ़ना, आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। बाकी जो हमारा दीपक यादव एजुकेशन नॉर्मल वाला चैनल है, वहाँ पर हमारा जो हिंदू न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जिसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होता है, ठीक है, वो डिटेल एनालिसिस हो गया, एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, वो सारी चीज़ें आपको उस वाले पर्टिकुलर चैनल पर मिल जाती हैं वीडियो के अंदर में, जैसा अभी चल रहा है। तो दोनों ही चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करके रखना है। और करंट अफेयर्स के लिए दोनों वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए इनफ है, आपको कहीं और करंट अफेयर के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। इतना ज़्यादा डिटेल्स और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम दोनों वीडियोस के अंदर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी जो लेक्चर का एंड है उसको मिस मत करना यार, क्योंकि वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखते हो तो लास्ट में जब उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और पॉसिबिलिटी है कि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा। आप सोचोगे यार ये तो मैं डेली करते हुए आ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, देखो पर्सनली मुझे भी पता है कि हम बैठ के थोड़ा सा डर जब लगता है ना, तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है उसकी प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे इन इस वीडियो के अंदर में हो जाती है। तो इस वजह से वीडियो के अंत को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। बाकी लेक्चर का पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी जाकर लिखना है टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाके चैनल मिलेगा, वहाँ से आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूनो स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है। जूनो स्पेसक्राफ्ट नासा का एक मिशन है और इस मिशन ने जुपिटर को पूरी तरह से स्टडी करने का जो जिम्मा है वो लिया है, ठीक है। तो ये जो पंखे की तरह आप दिख रहे हो ना, ये जो है यही है जूनो स्पेसक्राफ्ट। ये जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर भेजा हुआ है ताकि बृहस्पति के जो मून है, जैसे पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है ना, वैसे बृहस्पति के पास में बहुत सारे चंद्रमा हैं। तो उन चंद्रमा का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो भेजा गया है। और ये स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है आज के समय पर, मैं आपको बता दूं, न्यूज़ ये है कि नासा के इस जूनो मिशन ने अपना 53वां एक जो क्लोज एनालिसिस है जुपिटर का उसको पूरा कर लिया है। और जूनो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जूनो ना बेसिकली एक एक्रोनिम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है जुपिटर नियर पोलर ऑर्बिटर। अब एक्रोनिम मतलब क्या होता है भाई, ये जो फुल फॉर्म है इसके आगे के वर्ड ले लिए, जुपिटर का जे ले लिया, नियर का एन ले लिया, पोलर का पी ले लिया और ऑर्बिटर का ओ ले लिया। ये क्या बन गया? जूनो। समझ गए? मतलब जुपिटर का जे यू ले लिया है, पी से यहाँ पर कोई नहीं है, पोलर ऑर्बिटर यहाँ पर दोनों एक ही का एक नाम आपको देखने को मिलेगा। तो जो जुपिटर के पोलर रीजन्स है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के लिए यहाँ पे जो ऑर्बिटर है इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जूनो स्पेसक्राफ्ट। और ये जूनो स्पेसक्राफ्ट को कब लॉन्च किया गया था? साल 2011 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट जिसको हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं, उसको एनालाइज करना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने बहुत कुछ करके दिखाया है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, डेटा है, वो सब कैप्चर करके हमको भेजा है। समझ गए? तो इस मिशन का मेन गोल क्या है कि जुपिटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जुपिटर नाम का जो प्लैनेट है वो कैसे बनकर आया, ठीक है, उसको यहाँ पर एनालाइज करना। इस प्लैनेट का जो एक सॉलिड प्लैनेटरी कोर मेन रीजन है उसको यहाँ पर एनालाइज करना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करना, जो वाटर है उसको मेजर करना, अमोनिया वहाँ पे प्रेजेंट है डीप एटमॉस्फेयर में उसको ऑब्जर्व करना, ऑरोरास को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को हमने जुपिटर पर भेजा है जिसका नाम है जूनो मिशन। और ये मिशन किसका है? नासा का मिशन है, ध्यान रखना। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। क्या बात आती है कि भाई ये जो मिशन है ना, ये मून लो नाम का एक चंद्रमा है, ये जुपिटर का एक चंद्रमा है। जैसे मैंने बोला पृथ्वी के पास में चंद्रमा है, वैसे जुपिटर के पास में भी चंद्रमा है।
उनमें से एक चंद्रमा है मून लो नाम का। ये ना वॉल्केनिक मून है। वॉल्केनिक मून का मतलब समझो कि इस चंद्रमा के ऊपर ढेर सारे ज्वालामुखी हैं। मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो देखो, ये जो साइड है इस चंद्रमा का, ये वो साइड है जो ये जुपिटर की साइड को फेस कर रहा है, और इसके पिछला वाला साइड आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये जो नाम दिए गए ना, अलग अलग जो नाम आपको दिख रहे हैं, थॉर, अमीरानी, जमम, तो ये सारे के सारे जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये सब वॉल्केनोज हैं, ये सब ज्वालामुखी हैं इस चंद्रमा के ऊपर में, और ये विस्फोट होते रहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर चंद्रमा को, इस मून लो को ब्रह्मांड का नरक भी बोलते हैं। आप सर्च करोगे ब्रह्मांड के नरक के बारे में तो आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी और पूरा धधकता हुआ लावा, धुआं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं इस वाले चंद्रमा की। स्पेशली हम बात करें तो इस मून लो के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखना। ये जो मून लो है ना, ये एक मोस्ट वॉल्केनिक एक्टिव वर्ल्ड है पूरे सोलर सिस्टम में। पूरे सौर मंडल में एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज और वो वॉल्केनो एक्टिव हैं, लगातार विस्फोट होते रहते हैं, लावा निकलता रहता है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे हमारे सौर मंडल में प्रेजेंट है। और इसके पास में, जैसे मैंने बोला, इस चंद्रमा में लगभग 100 से ज़्यादा वॉल्केनोज हैं जो इरप्ट होते हैं, लावा निकलता है, सल्फर गैसेस यहाँ पर निकलती है। और ये जो मून है, मून लो, ये हमारी पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसके कंपैरिजन में साइज़ में बड़ा भी है। उसका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर के जस्ट पास में आपको ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये ना अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, और जब ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पर तो लगभग 1.8 अर्थ डेज लगते हैं इसको रोटेट और रिवॉल्व दोनों होने में। यानी कि अपने ऑर्बिट पर यहाँ पर ये रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है, दोनों काम होने में यहाँ पर इसको 1.8 अर्थ डेज लगते हैं। बोला जाता है कि इस मून के ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ पर वॉल्केनोज, बहुत सारे वॉल्केनोज हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये जाना जाता है। ये जो जूनो मिशन है, इसने हमारे साइंटिस्ट को एक बहुत करीब से ऐसा कुछ लुक दिया था। ठीक है, जहाँ पे मतलब आप रियल में लुक देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा निकल रहा है, सल्फर गैसेस निकल रही हैं। तो इसका एक क्लोज लुक हमें 2007 में मिला था। और अभी क्या है, हम लगातार इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस, उसके कुछ और जो एविडेंसेस हैं उसको गैदर करने में लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर ये काम चल रहा है, जूनो मिशन यहाँ पर ये काम कर रहा है, और 2024 तक और भी बहुत सारे इमेजेस हमको ये क्लिक कर भेजने वाला है। क्लियर हो गया ना? आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको मिलता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके डेली करंट नोट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर ये पूरा का पूरा पीडीएफ देख रहे होंगे, ये पीडीएफ थोड़ा लेंथी हो जाता है हमको कवर करने में, पढ़ने में, तो इसको यहाँ पर एक प्रिंटेबल फॉर्म का पीडीएफ क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसको हम यानी कि अभी तक केवल इस वाले वीडियो में, इस वाले ग्रुप में, जो ग्रुप में आपको बता रहा हूँ ना, इस ग्रुप में हम केवल आपको हिंदू के बैकग्राउंड नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। आपसे यहाँ पर एक्सप्रेस के जो नोट्स वगैरह हैं वो भी मिलेंगे, जो 5am का वीडियो है वो नोट्स मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चीज़ को यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में इंक्लूड करके प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है जस्ट 499 है फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो ग्रुप है, जैसे मैंने बोला है कि जो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो का कंटेंट आज से मिलना शुरू होगा, लेकिन जो द हिंदू के बैकग्राउंड नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको बहुत पहले से मिल रहे हैं। सारा डिटेल आपको पहले से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो सारे पीडीएफ्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो दोस्तों प्रोसेस है वो बहुत आसान है। व्हाट्सएप पर जाना, ये नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि आखिरकार उस ग्रुप का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। समझ गए? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। और अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक बात और इंश्योर कर देना कि भाई 2000 लाइक्स का हमारा एक टारगेट है, प्लीज़ आप उसको अचीव करवा सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, और वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर हर एक एग्जामिनेशन में अवार्ड्स को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड न्यूज़ में है। तो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने यहाँ पर इस वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड को प्रेजेंट किया है। लगभग 84 आर्टिस्ट, 84 कलाकार हैं जो कि अलग अलग फील्ड से आते हैं, डांस की फील्ड से, नाटक की फील्ड से, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग और एक्टिविटीज़ की फील्ड से आते हैं। तो उन सबको ये लगभग 84 ऐसे यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो अलग अलग फील्ड्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उन सबको यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। इस वजह से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स न्यूज़ में है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, 2-4 पॉइंट ध्यान रखना है बस। वो क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये एक नेशनल ऑनर है। जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर दिया जाता है ये अवार्ड, उसको उसके क्षेत्र में एक सम्मान दिया जा रहा है। और ये जो अवार्ड है, इसके जो रेसिपिएंट्स यानी किन को अवार्ड देना है, इनका सिलेक्शन कौन करेगा? तो अवार्ड किन को मिलेगा, इसका सिलेक्शन यहाँ पर एक काउंसिल है वो करता है। इस काउंसिल का नाम है अकेडमीज जनरल काउंसिल। तो अकेडमी जो जनरल काउंसिल है, इसके अंदर भी कुछ मेंबर्स होते हैं। वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब की बार संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किसको देना चाहिए। तो अकेडमी जनरल काउंसिल के अंदर में दोस्तों कौन कौन होता है? म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, और प्लस यहाँ पे कुछ नॉमिनीज होते हैं, कुछ और पर्सन जिसको हमारी सरकार अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ लोग होंगे, प्लस यूनियन टेरिटरीज के कुछ नॉमिनीज होंगे। समझ गए? तो ये सब मिलकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं किसको ये अवार्ड मिलेगा। और ये जो सम्मान दिया जाता है, जो अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड में क्या होता है? लगभग 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के साथ साथ यहाँ पे ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो लेडी है, इनको ये दिया जा रहा है। ये रहा यहाँ पर इसका इनका ताम्रपत्र, और साथ ही साथ में यहाँ पर ऊपर एक शॉल वगैरह दिया जाएगा, अंगवस्त्रम जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के अंदर में दी जाती है। ये जो अवार्ड है ये इसलिए लाया गया है या फिर इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो हमारे भारतीय आर्टिस्ट हैं, जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, जिनकी उम्र 75 ईयर से ऊपर है, और उनको कोई भी अभी तक ऐसा कोई सम्मान नहीं मिला है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। समझ गए? अब संगीत नाटक अकेडमी के बारे में कुछ की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, ये भारत का एक कह सकते हो, मतलब ये जो पूरी अकेडमी है ना, संगीत नाटक अकेडमी, अकेडमी क्या है? ये इंडिया की एक नेशनल अकेडमी है। म्यूज़िक, डांस, ड्रामा यहाँ पर सिखाया जाता है। ये जो अकेडमी है, इसको किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। और इसके पहले जो चेयरमैन थे, पहले उनका नाम था PV राजमन्नर जी। इस पूरे अकेडमी को सेटअप किया गया था 1953 में। इसका मेन काम क्या है कि जो हमारे भारत के धरोहर हैं, भारत का जो अलग अलग कल्चर है, डांस के फॉर्म में, म्यूज़िक के फॉर्म में, ड्रामा के फॉर्म में, उसको बचा कर रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना, वो आगे तक यहाँ पर ऐसे चलते रहें। ठीक है? क्योंकि आज के समय पर कल्चर इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हम पुरानी चीज़ें, अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर ये संगीत नाटक अकेडमी काम करता है। और आज के समय पर ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आने वाली बॉडी है जिसका काम मतलब अपने हिसाब से कई सारे डिसीजन ये ले लेती है। इस अकेडमी का जो चेयरमैन होते हैं, जो मेन चेयरमैन होते हैं इस अकेडमी को, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, वो भी 5 साल के लिए। 5 साल बाद वो चेयरमैन बदल जाता है। ठीक है? ये कुछ हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, ये अकेडमी चलती कैसे, पैसा कहाँ से आता है इसके पास में? तो ये फुल्ली फंडेड है सरकार के थ्रू। सरकार यहाँ पर इसको चलाती है, सरकार की साइड से यहाँ पे फंडिंग आती है अलग अलग स्कीम्स और प्रोग्राम्स को लेकर। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा के बारे में। ये कैमरा रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा रिमोट लग रहा होगा, बिल्कुल पतला सा रिमोट, तो खैर इससे काफ़ी बड़ा होता है। ये उंगली के साइज़ का यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा है। इस कैमरे का हम यूज़ करेंगे कहाँ पर? हमने यूज़ किया भी अभी जंगलों के अंदर में। जंगलों में पेड़ में लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, किसी को देखेगा भी नहीं कैमरा। ये कैमरा केवल स्पेसिफिक चीज़ों को कैप्चर करेगा। जैसे जंगल में जो अलग अलग जानवर हैं, लायन है, उसके बाद चीता है, इन सब को कैप्चर करेगा, इनका डेटा कलेक्ट करेगा, या फिर कोई हंटर है, शिकारी आ रहा है, उसको देखने का काम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो कैमरा है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ट्रेल गार्ड AI कैमरा रिसेंटली पता है न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा अलर्ट सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया, लगा दिया गया कान्हा पेंच कॉरिडोर में, जो मध्य प्रदेश में है। और ये कैमरा क्या करेगा? वहाँ पर उस पूरे के पूरे जंगल की निगरानी रखेगा। निगरानी रखेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो एक पतला सा डिवाइस है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको पेड़ में दुबका के लगा देंगे, पता नहीं चलेगा। और पेन का शेप है, लगभग 13.8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1.4 सेंटीमीटर वाइड आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो सिस्टम है, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स लगा रखे हैं, और वो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? केवल स्पेसिफिक चीज़ों की फ़ोटो खींचेंगे। ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है कि इस कैमरे को कमांड दे रहे हैं हम कि अगर कोई जानवर आएगा सामने तभी फ़ोटो क्लिक होगा, या फिर कोई यहाँ पर पोचर होगा, यानी कोई शिकारी होगा, जानवर को मारने के लिए आया होगा, तो यहाँ पर उसकी फ़ोटो खींच ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चलता रहेगा, सब कुछ भेजता रहेगा, नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इस वजह से स्पेसिफिक चीज़ों को यहाँ पर ये कैप्चर करेगा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो बहुत छोटा सा कैमरा है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें इंफ्रारेड सेंसर है, यानी कि आपको रात की भी परेशानी नहीं होनी है, रात में भी एक बढ़िया फ़ोटो खींच कर देने वाला है। प्लस इसको यहाँ पर कह सकते हो कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ताकि ये जो एक स्पीसीज़ ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने बोला, जिसके लिए हमने बस खाली कुछ बेसिक चीज़ों के लिए हमने कैमरा लगाना है। अगर मान लो किसी ह्यूमन का कैप्चर करना है, लायन, टाइगर, चीता का डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये कहीं ना कहीं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है कि आज के समय पर हम अपने जंगलों के अंदर भी एक बहुत अच्छे से जो एनिमल्स उनकी काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं इन कैमरास के माध्यम से।
और ये जो प्रोडक्ट है इसको किसने बनाया, तो इसको डेवलप किया गया है रिजॉल्व के माध्यम से। रिजॉल्व बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, जिसने यहाँ पर इसको पूरी तरह से तैयार किया है। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पे। दोस्तों अगले आर्टिकल में बात की जा रही है एंटिलियन स्पीशी के बारे में। एंटिलियन स्पीशी बेसिकली ये वाला कीड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये कीड़ा भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है मैं आपको समझाता हूँ। हाल ही में केरला के अंदर में एक रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया है इस प्रकार की 2 प्रजातियों को। ये 2 नई एंटिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया। एक का नाम है नोमोलियन घोशी और दूसरे का नाम है नेमोलियन मैडियंसिस। तो ये 2 स्पीशीज़ हैं। तो एंटिलियन स्पीशी की हम बात करते हैं, जो दोनों नई स्पीशीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, मायरे मिलियनटेंडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे दोस्तों यहाँ पर जो ये बड़ी वाली स्पीशीज़ होती है ना, जो बड़े साइज़ की होती हैं, ये गड्ढा करके मिट्टी में वहाँ पर दुबक के रहती हैं। लेकिन छोटी वाली जो होती हैं, जो एकदम बच्चे होते हैं, जो अभी यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं, वो केवल जो ढीली मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर छिप जाते हैं उसके अंदर में, ताकि डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद जो तेज़ हवा है, बारिश है, उससे यहाँ पर अपने आप को बचा सके। तो एंटिलियंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आराम से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि जो इनका एंटीना होता है ना, ये एंटीना थोड़ा अलग ही साइज़ का होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत बड़ा एंटीना होता है। इसके माध्यम से इनको यहाँ पे पहचाना जा सकता है। इस वजह से इनको हम लोग एंटिलियन बोलते हैं। इनके एंटीना से यहाँ पर इनकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। मैं आपको बता दूं, जो ये स्पीशीज़ डिस्कवर करी गई हैं, ये 5वीं या 6ठी एंटिलियन स्पीशी है जो केरला से बिलोंग करती है। उसके अलावा अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में लगभग 125 या 126 है, 125वीं या 126वीं प्रजाति है ये भारत से बिलोंग करने वाली। ठीक है। और ये जो स्पीशी हैं ये दुनिया भर में पाई जाती हैं, स्पेशली यहाँ पे जो हमारे ड्राई रीजन्स हैं, जो मिट्टी वाले रीजन है, सैंडी रीजन है, वहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। ये रिसर्च कंडक्ट की गई है कैसे, तो यहाँ पर हमारी एक बॉडी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस बॉडी ने कुछ पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद यहाँ पर केरला में इसको लेकर एक रिसर्च किया गया है। क्लियर। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में लेप्टोस्पिरोसिस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओडिशा नाम का जो स्टेट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 6 लोगों की जान जा चुकी है इस लेप्टोस्पिरोसिस की वजह से। तो लेप्टोस्पिरोसिस न्यूज़ में बना हुआ है। क्या है ये, तो एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि जानवरों से इंसान में और फिर इंसानों से इंसानों में फैलना शुरू हो जाती है। यह डिजीज़ कैसे होती है, एक बैक्टीरिया के माध्यम से, एक बैक्टीरियम से, जिस बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पिरा इंटरोगेंस या लेप्टोस्पिरा आप इसको कह सकते हो। और ये जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, ये स्पेशली जो ह्यूमिड एरियाज़ है जहाँ पर नमी है वहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है। ये एक ऐसी बीमारी, कॉन्टेगियस बीमारी, जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती है, फिर इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि कौन से जानवर में ये वाली बीमारी होती है, तो कुछ ऐसे जानवर, फॉर एग्जांपल कोई डोमेस्टिक एनिमल हो गए, चूहे हो गए, कैटल हो गई, हमारी पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, तो इनके अंदर ये डिजीज़ आ सकती है। ये जो जानवरों के नाम लिए मैंने, ये कैरियर ऑफ दिस डिजीज़ हैं। इस बीमारी को कैरी करके इंसानों तक पहुंचा सकते हैं और फिर वो इंसान दूसरे इंसान में फैला सकते हैं बीमारी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरे डिजीज़ का ट्रांसमिशन है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखो, ये जो जानवर हैं, अगर ये जानवर इन्फेक्ट हो जाते हैं इस वायरस से, सॉरी इस बैक्टीरिया से, तो इनका जो पेशाब होता है, इन एनिमल्स का जो यहाँ पर यूरिन है बेसिकली, उसके माध्यम से ये प्रॉब्लम फैल सकती है, बैक्टीरिया फैल सकता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अकॉर्डिंग के अगर हम बात करें तो जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जिनके अंदर में बैक्टीरिया पाया जा रहा है, वो लगातार इस बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते रहते हैं कुछ महीनों तक, और हो सकता है कुछ सालों तक यहाँ पर ये बैक्टीरिया निकलता रहे इनके शरीर से। और बाकी यहाँ पर जो दोस्तों लेप्टोस्पिरोसिस होता है ना, ये 2 फेज़ में हो जाता है। इसका जो पहला फेज़ होता है, अगर किसी को लेप्टोस्पिरोसिस हो गया तो पहले फेज़ में उसको बुखार आ जाएगा, ठंड लगेगी, सर में दर्द होगा, उसके मांसपेशियों में दर्द होगा, वॉमिट होगी, ठीक है, दस्त हो सकते हैं उसको। जो वो पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट होंगे लेप्टोस्पिरोसिस के, वो रिकवर कर सकते हैं कुछ समय के अंदर में, लेकिन हो सकता है वो दोबारा बीमार पड़ जाएं। और जो सेकंड फेज़ होता है, ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर जो पर्सन होता है उसको यहाँ पर किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी लीवर फेलियर हो सकता है, या मेनिंगिटिस भी हो सकता है ना। खासकर यहाँ पे उसकी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह भी फेलियर हो सकता है, ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं सेकंड फेज़ में। तो सेकंड फेज़ में थोड़ा सा और खतरनाक हो जाता है लेप्टोस्पिरोसिस, आपने ध्यान में रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपसे स्पेशली लोकेशन आपसे पूछी जाती है जब भी मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिया तैयार कर रहा है ताकि यहाँ पर जो चीता है उसको हम साउथ अफ्रीका से लेकर आएंगे। जैसे देखो, भारत ने चीता को इम्पोर्ट किया, फिर हमने मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा, अब वापस हम तैयारी कर रहे हैं कुछ और चीता लेकर आएंगे जिसको मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। इस वजह से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है।
तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन दोस्तों ध्यान रखना, इसको याद रखना आसान रहेगा। मध्य प्रदेश में जहाँ पे कुल्लू नेशनल पार्क है वहाँ पर यही है, ठीक है। तो बस खाली इसमें बेसिक चीज़ यही ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जैसे एक दो चीज़ ये ध्यान रख सकते हो, यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो रिवर चंबल, चंबल नाम की जो नदी है वो इस सेंचुरी से बहती है। और यहाँ पे ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे सेंचुरी को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं ये नदी, ये ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में समुद्र प्रहरी को लेकर बात की जा रही है। तो क्या है समुद्र प्रहरी, आओ जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, भारत की यहाँ पर जो खासकर तट रक्षक जो होता है ना, हमारे समुद्र किनारे का जो तट होता है उसकी सुरक्षा करने के लिए, वहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए कुछ गार्ड बैठे हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। और उनका एक जहाज़ होता है कोस्ट गार्ड शिप, जो कि निगरानी रखने का काम करता है, दस्तक मारने का काम करता है। तो उसी में से यहाँ पर एक शिप है समुद्र प्रहरी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो समुद्र प्रहरी क्या है आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा तो बता देना, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है समुद्र प्रहरी। हाल ही में इसको आसियान कंट्रीज़ में भेजा गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। इस जहाज़ को तैयार किया गया है स्पेशली फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, जो हमारे समुद्र के आसपास जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ये पहला ऐसा कंट्रोल वेसल आपको देखने को मिलेगा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। दोस्तों इस पूरे जहाज़ में, जो ये जहाज़ आप देख पा रहे हो ना, इस जहाज़ में कुछ और फैसिलिटीज़ है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस जहाज़ में? एक एडवांस पोल्यूशन रिस्पॉन्स और कंट्रोल इक्विपमेंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। जैसे देख पाओगे समुद्र के किनारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा ये हुआ कि जो ये शिप है इसमें कहीं से लीक होने लगा, ये शिप यहाँ पर डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद यहाँ पर इसमें से जो तेल है वो सब कुछ निकल कर समुद्र में फैल गया। जो ये तेल समुद्र में फैल गया है ना, इसी को हम लोग ऑयल स्पिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल स्पिल बोलते हैं, जब तेल समुद्र में पूरी तरह से फैल जाता है। इससे हमारा पूरा एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है। तो इस प्रकार के ऑयल स्पिल के केसेस को देखने के लिए भी ये जो जहाज़ है हमारा वो सबकी मदद करता है, क्योंकि इस जहाज़ के अंदर में ऑलरेडी एक टैंक का यूज़ किया गया है। वो यहाँ पर इस ऑयल स्पिल में से क्या कर सकता है, जो बहुत सारा पानी है उसको अपने पास कैप्चर कर सकता है। ये जो टैंक की कैपेसिटी है लगभग 500 किलोलीटर्स की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारा यहाँ पर जो ऊपर का ऑयल है उसको निकाल कर समुद्र को थोड़ा साफ़ करने में मदद कर सकता है ये वाला जहाज़। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं। और इतना ही नहीं, इस जहाज़ के ऊपर आप चेतक हेलीकॉप्टर लग कर भी यहाँ पर रन करवा सकते हो, ताकि यहाँ पर आगे कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो चेतक हेलीकॉप्टर का भी हम यूज़ कर सकें, तो हमारे इस हेलीकॉप्टर को वो कैरी कर सकता है। तो ये जहाज़ अभी आसियान कंट्रीज़ गया है इनकी हेल्प करने के लिए, प्लस वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है उसको पार्टिसिपेशन करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आसियान क्या है, यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको 1967 में बनाया गया था। आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स आप देखोगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है, ये फाउंडिंग मेंबर्स है। लेकिन आज के समय पर टोटल 10 देश हैं, वो 10 देश का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो जकार्ता यानी इंडोनेशिया के अंदर में आपको ये सेक्रेटेरिएट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट के बारे में। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है इन्होंने हाल ही में इस कानून के फेवर में वोट किया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि देखो हम यहाँ पर ये जो एक्ट है वो लाना चाहते हैं। तो एक क्रिटिकल रॉ मिनरल एक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्ट है बिल्कुल रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करता है। रॉ मटेरियल्स जैसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हो गए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ये सब बहुत रॉ मटेरियल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका इंपॉर्टेंस सबको पता है भाई। लिथियम का यूज़ आजकल बैटरीज में हो रहा है और आने वाले समय पर और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बैटरीज वाले जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लिथियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे 30 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की एक लिस्ट है और उस लिस्ट को आइडेंटिफाई किया गया है इस एक्ट के माध्यम से। और इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पर क्रिटिकल रॉ मटेरियल है इसकी जो सप्लाई है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, है ना। इसके ऊपर जो रिसर्च इनोवेशन है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इस वजह से यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको लाया गया। तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने इसके फेवर में वोट किया है, इस वजह से न्यूज़ में है। बस खाली इतना ध्यान रखना और कुछ यहाँ पर खास बात नहीं है पढ़ने के लिए। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी बात की जा रही है P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम के बारे में। पैराशूट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे पैराशूट है। अब ये पैराशूट ये है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये एक हैवी ड्रॉप पैराशूट है। आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी सामान भी जो है बांध कर ड्रॉप करवा सकते हो, कहीं पर उतारना है तो आप उतार सकते हो। और ये मेड इन इंडिया है। दूसरी बात यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ये एक बड़ी सी कार जो है ये उतारी जा रही है इस पैराशूट में बांधकर इस कार को नीचे उतारा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं केवल कार नहीं, इसकी और भी ज़्यादा कैपेसिटी है, कई हज़ारों किलोग्राम तक यहाँ पर सामान को ये आराम से उतार सकता है आसमान से ज़मीन पर। तो यह है यहाँ पर P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम, जिसको लेकर हाल ही में एक बल्क ऑर्डर किया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने।
तो ये क्या है, एक मिलिट्री पैराशूट सिस्टम है। हमारी मिलिट्री यहाँ पर इसका यूज़ कर सकती है अगर उनको कहीं से कूदना हो, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट से यहाँ पर कोई ऑपरेशन चलाना हो तो वहाँ से इस पूरे पैराशूट का यूज़ किया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। कोई हैवी इक्विपमेंट उतारना हो, ठीक है, एयरक्राफ्ट से कोई व्हीकल उतारना हो, एयरक्राफ्ट से किसी चीज़ की सप्लाई करनी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा उस पैराशूट से हम उसको उतार सकेंगे। तो ये जो पैराशूट है इसको किसने बनाया है, इसको भारत ने खुद बनाया, जैसे मैंने बोला एक मेड इन इंडिया है। लेकिन इंडिया में बनाया किसने, तो डीआरडीओ ने बनाया, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो लगभग 500 किलोग्राम तक यहाँ पर ये जो है वेट को लेकर चल सकता है। ये जो पैराशूट है ये गारंटी देता है कि ये सिक्योर डिलीवरी कर सकता है भारी से भारी सामान की। भारी से भारी सामान होगा, कैसी भी कंडीशन होगी उसमें आराम से ये उतार सकता है सामान को, ठीक है। इसमें एक प्लेटफॉर्म भी है, स्पेशलाइज पैराशूट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस की सीधी हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। जैसे बोला जा रहा है जो मैक्सिमम पेलोड है, मैक्सिमम पेलोड बेरिंग कैपेसिटी इसकी 8500 kg के आसपास हो सकती है। जो परमिशन पेलोड लिमिट है इसकी वो 7000 किलोग्राम के आसपास है। तो ये सिस्टम ऑपरेट करेगा एक ड्रॉप स्पीड पर, लगभग 260 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर सामान को नीचे गिराएगा, यानी आराम से उतारेगा, ड्रॉप करेगा, सिंपल सी बात है। इसकी जो लैंडिंग स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसको आप 5 बार यूज़ कर सकते हो, यानी ऐसा नहीं आप हमेशा हमेशा यूज़ करोगे, एक बार यूज़ करने के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो रीयूजेबिलिटी इसकी 5 टाइम्स तक है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। समझ गए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। ना दोस्तों, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सभी आर्टिकल्स को पढ़ लिया होगा, सभी आर्टिकल्स को समझ लिया होगा। समय है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाता हुआ चलूंगा। सबके आंसर्स को मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस दूंगा, इनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं, फिर लास्ट में चेक करवाऊंगा और बताना कितने आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश के अंदर में सिचुएटेड है। दूसरा, रिवर जो चंबल है वो चंबल नदी इस सेंचुरी से बहती है और इसको 2 हिस्सों में बांटती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है। पहला 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र प्रहरी। समुद्र प्रहरी क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल है, या ऑप्शन बी, क्या ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, या ऑप्शन सी, क्या एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, या ऑप्शन डी, क्या ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किस ग्रुप से रिलेटेड है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, बी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, सी यूनाइटेड नेशन, या फिर डी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो बताओ कौन से ग्रुप से संबंधित ये CRM एक्ट हमको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को लेकर। तो P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक मिलिट्री पैराशूट सिस्टम है जिसका हम यूज़ करते हैं हैवी सामान को ड्रॉप करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर इसको भारत ने खुद बनाया, इंडिजिनियसली डेवलप किया है, स्पेशली DRDO के थ्रू, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों गलत हैं। ना अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो जूनो स्पेसक्राफ्ट है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। इस जूनो स्पेसक्राफ्ट को किसके थ्रू लॉन्च किया गया ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए नासा ने, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, या रॉसकॉस्मॉस ने। तो बताओ इनमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को लेकर पूछा जाता है। 2 स्टेटमेंट है, अगेन बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो अवार्ड है ना ये इंडियन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को दिया जाता है जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर की है। दूसरा, ये जो अवार्ड के रेसिपिएंट्स होते हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है उनका सिलेक्शन करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी जनरल काउंसिल। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो ट्रेल गार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा है इसका यूज़ करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स का, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कुछ अपने हित में जो चीज़ें हैं उसकी पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा को डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की साइट से, जिसको हम CDAC के नाम से जानते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है लैप्टॉस प्रोसेस को लेकर। लैप्टॉस प्रोसेस को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, कौन सा नहीं, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। पहला, ये जो लैप्टॉस प्रोसेस है ये एक घातक जूनोटिक वायरल डिजीज़ है। दूसरा, ये ज़्यादातर यहाँ पे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ह्यूमिड कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। तीसरा,
जो सीवर कंडीशंस होती हैं ना, जो बहुत खतरनाक कंडीशंस होती हैं, उन खतरनाक कंडीशन में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये जो लैप्टोस्पिरोसिस है इससे मेनिंगिटिस भी हो सकता है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? सॉरी, कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही हैं, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन डी इनमें से सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। ना वो तो हम चेक करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स, ताकि आप चेक कर सको और मुझे बता सको आपका क्या स्कोर आया है और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपने सही किया और क्या गलत किया है। तो यहाँ पे पूछा गया था लैप्टोस्पिरोसिस को लेकर 3 ही स्टेटमेंट बताओ, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला वाला गलत है। क्यों? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक फैटल जूनोटिक वायरल डिजीज़ है। अबे वायरल डिजीज़ कैसे हो गया? ये वायरस से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो बैक्टीरिया से फैल रहा है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा को लेकर 2 स्टेटमेंट बताओ, दोनों में से कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्योंकि इस कैमरा को डेवलप करने वाला CDAC नाम की बॉडी नहीं है, इस कैमरा को डेवलप करने वाला रिजॉल्व नाम की बॉडी है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संगीत नाटक अकेडमी को लेकर ये जो अवार्ड है इसको 2 स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया जूनो स्पेसक्राफ्ट को लेकर बताओ, जूनो स्पेसक्राफ्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को लेकर बताओ, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो अगेन दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। फिर पूछा गया CRM एक्ट को लेकर, तो यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में हम CRM एक्ट की बात करते हैं। फिर पूछा गया समुद्र प्रहरी को लेकर, ये क्या है? तो एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? पहला तो गलत है, ये मध्य प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो रिवर चंबल है वो यहाँ से फ्लो होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये रिवर्स के वगैरह के बारे में ध्यान में रखना होता है। तो ये हो गई दोस्तों आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या स्कोर आया है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। और बाकी कल फिर से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके सही होने लगेंगे ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।